नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस हफ्ते की जो सुर्खियां रहीं उसमें लद्दाख में जिस तरीके का हिंसक आंदोलन हुआ, उसी के साथ साथ एक बहुत अनप्लेजेंट कंट्रोवर्सी आई लव मोहम्मद को लेकर के हुई और चलते चलाते आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी 100% टैरिफ डिक्लेयर करने की घोषणा कर दी, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ये क्या मसले हैं, इन पर बातचीत करेंगे हम अपने फैकल्टी हेड अभिषेक सर से। जानेंगे क्या उनका विचार है और इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये जो लद्दाख का मूवमेंट है, जी सर, 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है, और जब जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में रीऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को तो लेजिस्लेचर दिया गया, विधायिका दी गई, लद्दाख को नहीं दिया गया। तो लोगों का एक ये भी रिजेंटमेंट था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। जी सर, केवल ब्यूरोक्रेटिक रूल चल गया, ब्यूरोक्रेटिक रूल है। और फिर जो वहाँ एक प्रोटेक्शन था वो हट गया। अब तो उनके लैंड, ज़मीन, एग्रीकल्चरल राइट्स, कल्चर, लैंग्वेज, भाषा, संस्कृति, ज़मीन के जो उनके अधिकार हैं उस पर बाहरी लोग का कब्जा हो जाएगा, इसलिए 6ठी अनुसूची की मांग हो रही है। लेकिन बातचीत तो हो ही रही थी सरकार के साथ, और शायद 6 अक्टूबर फिर अगली डेट थी, और ये लग रहा था कि हल निकल जाएगा। काफी हद तक सरकार ने बातों को मान भी लिया था। तो क्यों अचानक ये हिंसा हुई, या इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं और इसका असर क्या होगा? सर, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा जो लद्दाख में हुआ, जिसको मीडिया वालों ने जेंजी प्रोटेस्ट कहा। और ये अनफॉर्चुनेट इसलिए रहा सर क्योंकि लद्दाख जो है वो बॉर्डर एरिया है। हाँ, और बड़ा लेकिन पीसफुल रहा, हमेशा पीसफुल रहा है। जब कश्मीर में आप देखिए आतंकवाद है और था, तो भी कभी लद्दाख में इस तरीके से नहीं, हमेशा बहुत पीसफुल रहा। वहाँ के लोग बड़े पीसफुल बहुत पीसफुल। हाँ, लेकिन लद्दाख का जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है सर, बहुत सेंसिटिव, चाइना और पाकिस्तान टच होता है। अगर वहां ऐसा कुछ विरोध हो रहा है तो इसका फायदा ऑटोमेटिकली चाइना और पाकिस्तान उठाएंगे। नेचुरली दे विल ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये जिस तरीके से हुआ सर, ये 10 सितंबर से सोनम वांगचू जो हैं ये स्ट्राइक पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनका डायलॉग चल रहा था। 6 अक्टूबर को था कि दोबारा फिर से इनकी बातचीत होगी, डेलीगेशन जाएगा। आप देखिए, जब जम्मू कश्मीर से 370 हटा तो सोनम वांगचू ने उसको वेलकम भी किया था कि नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अभी ये जब से पाकिस्तान होके आए, अभी ये गए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान गए थे, तो और इनको बड़ा FCRA का इनके ऊपर चाबुक चला है। काफी एनजीओ उनको पैसा बंद कर दिए गए, इनके बैन कर दिए। तो जब फंडिंग बहुत फंडिंग, तो ये मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान वाला है इनका टूर रहा, उसके बाद से जब से ये आए हैं इनकी भाषा बदल गई। तो अब ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने लगे। तो वहाँ पब्लिक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रेट अवे कहना है कि इन्होंने ही प्रोवोक किया। और जैसा कि आपने बताया कि वो 6th शेड्यूल की डिमांड है कि हमें एक प्रोटेक्शन मिले, हम एक बॉर्डर एरिया है, हमें प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलना चाहिए। तो 6th शेड्यूल वहाँ इम्प्लीमेंट हो, एक अलग हमें पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा प्राप्त हो, तो मिले। आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस के भी हेड हैं, फैकल्टी हेड है, 6th शेड्यूल तो केवल नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए है। तो अब उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना और बाकी चीजें, फिर नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य भी मांग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर 5th शेड्यूल में इनको रखा जाए तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? या 5th शेड्यूल से वो सारी चीजें कवर नहीं होंगी? क्या है, मतलब 5th शेड्यूल में तो रखा ही जा सकता है? नहीं, 5th शेड्यूल में रखा जा सकता है, लेकिन 6th शेड्यूल में इनको थोड़ा ऑटोनॉमी ज्यादा मिलेगी। जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दे रखा है, तो इनके अपने लोकल इश्यूज जो हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के भी केवल 4 ही राज्य हैं, तो फिर नागालैंड भी मांग करेगा, हिमाचल भी मांग करेगा। इसीलिए तो गवर्नमेंट अभी जो है थोड़ा डायलॉग प्रोसेस में थी कि क्या किया जा सकता है, इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है। तो वहाँ की पब्लिक, सोनम वांगचू जो है वो 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज़्यादा राइट्स मिले, हम अपने कल्चर को, हम अपने जो लोग हैं, अपने जो लोकल इश्यूज हैं उनको हम खुद सॉल्व कर सके। तो अब अल्टीमेटली ये है कि हाँ, अब 6th शेड्यूल अगर देना होगा, जैसे आपने कहा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये भी एरिया से बॉर्डर बनाता है, तो जो बॉर्डर एरियाज बनाते हैं उसको गवर्नमेंट थोड़ा सा सेंसिटिव इशू मान लेती है, जाहिर सी बात। तो केंद्र सरकार वहाँ ज्यादा फोकस करती है।
370 जब हटा था, जो लद्दाख को इसीलिए एक अलग से ट्रीटमेंट देने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया था कि लद्दाख का डेवलपमेंट ज्यादा हो। और मोदी गवर्नमेंट किया 370 हटने के बाद लद्दाख में वाकई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट भी किया है, पैसा लगाया हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ये जो नेपाल वाला इशू हुआ और फिर राहुल गांधी का जेंजी वाला जो था, उन्होंने आह्वान किया और फिर एकदम से ये रिएक्शन मिला। अब तो फिर अरेस्ट भी कर लिए गए सोनम वांगचुक, जोधपुर की जेल में रखा भी, रासुका भी लग गया उनके ऊपर, और कई उनके एनजीओज वगैरह को बैन भी कर दिया गया। आपने भी बताया कि एफसीआरए के थ्रू जो उनको लोन वगैरह मिलता था वो कैंसिल हो गया है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट जबरदस्त रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर एक्शन ले रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर ये जानकारियां थी, और होना भी चाहिए अगर इंटेलिजेंस इनपुट था, तो सरकार को थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था, सतर्क होना चाहिए। यानी एक तरीके का सिक्योरिटी लैप्स है। और बॉर्डर इशू पे होना, मारे गए, जी अब सुन रहे हैं कि 4 लोग पहले मारे गए थे, अब एक शायद और बड़ी अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी हुई है। तो ये लोग तो लद्दाख के लोग हैं और लोकली लोग थे, सब बच्चे। तो आखिर वो किसके खून की कीमत पर ये आप आंदोलन चला? सही बात है। तो वो एक बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे देश में इस तरीके की घटना घटी और बड़ा वायलेंट हो गया था, बीजेपी का दफ्तर वहाँ जला दिया गया था। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है तो आपको अपने लीगल रिकोर्सेस के जरिए अपनी बात रखनी चाहिए। बट सर, नंबर ऑफ डीप स्टेट्स आर इन्वॉल्व। दरअसल वही है, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, आपके देश के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं और फॉरेन से जो आपको मदद करते हैं, प्लस आपके नेबरिंग कंट्रीज नहीं चाहते कि आपके देश में स्टेबिलिटी रहे, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना तो बिल्कुल ही नहीं चाहता। बिल्कुल। तो बॉर्डर एरिया है तो चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, चाइना भी कहीं ना कहीं, अब जांच हो तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो ये आई लव मोहम्मद को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई, ये भी मुझे लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। जिस तरीके का ये इंसिडेंट अभी बीच में अभी चल भी रहा है, कल बरेली में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो ये क्या मसला क्या है, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ इसमें? ये सर एक्चुअली में आई लव मोहम्मद वाला इशू यूपी के कानपुर से ही शुरू हुआ, और जो बाराफात वाला था दिन, तो मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन होता है जिस दिन, तो उस दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने आई लव मोहम्मद मतलब अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा दिखाने के लिए, उनके प्रति प्रेम दिखाने के लिए, आदर, उनके प्रति कितनी मोहब्बत है उनके दिल में, तो वो उन्होंने शो करना शुरू किया। तो वो आई लव, कोई गलत भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं। तो आई लव मोहम्मद के बैनर्स वगैरह लेकर के उन्होंने लगाने शुरू किए। लोकल पुलिस ने, अब दरअसल हुआ क्या कि इसको लेकर के एक र्यूमर स्प्रेड हो गया पूरा तेलंगाना से लेके, कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र तक, कि पुलिस ने, यूपी पुलिस ने आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर लिख दी। जो कि कानपुर पुलिस ने स्ट्रेट अवे ये क्लियर कर दिया कि आई लव मोहम्मद पे एफआईआर नहीं हुई है। और आई लव मोहम्मद कहना या बोलना या कोई गलत नहीं, जाहिर करना, इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन। वो जो एफआईआर हुई थी सर, वो एक्चुअली में नई होल्डिंग्स लगाने पर हुई थी, जो प्रोहिबिटेड एरियाज थे वहां पर। न्यूज में ये आया कि कुछ हिंदू कम्युनिटी के जो है होल्डिंग्स वगैरह और सिंबल्स वगैरह को उतार करके आई लव मोहम्मद की होल्डिंग्स और प्ले कार्ड्स और वो पूरा जो है डिस्प्ले किया गया था। प्लस पुलिस से विदाउट परमिशन रैली निकाली गई थी, तो उस वजह से पुलिस ने एफआईआर लिखी। मतलब उस अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, नॉट फॉर आई लव मोहम्मद। लेकिन अब वो ये ना कौवा कान ले गया, मतलब लेकिन इस तरीके का संदेश लोगों तक पहुंचा कि खाली आई लव मोहम्मद कहने पर गुनाह मान लिया गया। तो उलेमास वगैरह सामने आ गए, असुद्दीन ओवैसी माँ चिल्लाने लग गए कि इस देश में मोहम्मद से प्रेम करना और बताना जो है वो अब गुनाह हो गया है। नहीं, ऐसा स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ना ऐसा है, ना कभी था, ना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर अब जाहिर सी बात है, एक्शन हुआ तो रिएक्शन हुआ। अब हिंदू कम्युनिटी भी निकल आई है, वो भी आई लव महाकाल, आई लव महादेव, आई लव राम अब शुरू हो गया है। मुझे लगता है उसमें नीरज साहब की जो पंक्तियां हैं कि क्या करेगा प्यार वो ईमान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान को। वाह, क्या बात है सर, मतलब आई लव इंसानियत होना चाहिए। आखिरकार मोहम्मद साहब भी हमारे हैं, महादेव भी हमारे हैं। बिल्कुल। खाली कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, बस क्या फर्क पड़ता है? पंथ अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो सबकी एक ही है, जा करके ईश्वर की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति होनी है। तो कुल मिला के यही कंट्रोवर्सी थी सर कल बरेली में। बहुत बिला वजह का, और इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन के माहौल में तो आप जानते ही हैं सारी सब चीजें चलती हैं। और इसी का रिजल्ट कल बरेली में रहा कि वहां पुलिस ने
जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज के बाद लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें लोगों ने स्टोन पेल्टिंग कर दिया पुलिस के ऊपर, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। तो और उसमें तौकीर रजा, हाँ उनका नाम, हाँ तौकीर, अच्छा तौकीर रजा को भी ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए। तौकीर रजा ने ही प्रोवोक किया कि आइए आप लोग आइए रोड पर, बाद में कह रहे हैं कि नहीं मैंने कैंसिल करा दिया था, लोगों ने कैंसिल वाला मैसेज नहीं पढ़ा, और मैंने तो कहा चलो राष्ट्रपति को चल करके एप्लीकेशन दिया जाएगा लेकिन तब तक तो देर हो गई, तब तो पब्लिक आ गई, राष्ट्रपति को लॉ एंड ऑर्डर, हाँ वो एप्लीकेशन वहां जाएगी। लेकिन सर पब्लिक को भी देखना चाहिए कि पब्लिक भी कौवा कान ले गया वाली बात है। लेकिन देखिए जो हमारे पब्लिक लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है सर, क्योंकि हम आप जितने जिम्मेदार पद पर होते हैं, बड़े पद पर होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। तो बल्कि कहीं अगर कुछ बात बिगड़ने की आशंका है तो वहां संभालने की कोशिश करनी चाहिए। और होता उल्टा है कि अगर चीजें संभली हुई हो तो बिगाड़ दी जाए। वही बात है ना। अब कल वहां माइनर्स सब स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको आगे कर करके आप मतलब ये किस तरीके का प्रोटेस्ट, और आप कैसा डिससेटिस्फैक्शन दिखाना चाहते हैं कि भारत में आपको अधिकार नहीं है, या भारत में अब आप रह नहीं सकते सिंस मोदी गवर्नमेंट जब से आई है। गलत बात है, ऐसा नहीं है। आप प्रोटेस्ट करिए बट दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगल फ्रेमवर्क में होना चाहिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प तो रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ वो तो एकदम, और वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, और मतलब अभी फिर शहबाज शरीफ से और फील्ड मार्शल मुनीर से मुलाकात किए। खैर चलिए, लेकिन उन्होंने अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर, इंडिया के इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ कर दिया। इसका क्या नफा नुकसान या असर आप देखते हैं? अब इसका भी नफा नुकसान सर अमेरिका पे ही ज्यादा है। आप देखिए, हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमें याद है कोविड के टाइम पर यही अमेरिका था, हमसे मलेरिया के इंजेक्शंस, मलेरिया की वैक्सीन मांगी थी कि आप हमें मलेरिया की वैक्सीन दे दीजिए तो हम लोगों को वहाँ पे वैक्सीनेट कर दें लोगों को। तो ट्रम्प अल्टीमेटली, कल जैसा आपने बताया शहबाज शरीफ मुलाकात करते, वो ट्रम्प के लिए नोबेल पीस प्राइज फिर मांग रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं हमने तो बहुत पहले नॉमिनेट कर दिया था। तो ट्रम्प जो है वो कुल मिलाकर वही है सर। अभी नया स्टेटमेंट आया था ट्रम्प का कि इंडिया एंड चाइना बोथ आर फ्यूलिंग रशिया एंड यूक्रेन वॉर। इस दुनिया में पीस के दो ही मसीहा हैं, एक पाकिस्तान एक अमेरिका। सारी दुनिया में जहां भी वॉर है, डिस्ट्रक्शन है, टेररिज्म है, वही लोग हैं कहीं न कहीं ये जड़ में है। बिल्कुल, अमेरिका इन्वॉल्व रहता है, और पाकिस्तान तो जहां आतंकवाद है, मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरी दुनिया में हर जगह आप देख लीजिए, और हमको लेसन सिखा रहे हैं। अब हम हमारे ऊपर अभी 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद नंबर ऑफ सैंक्शंस की बात किया इन्होंने, अब 100% टैरिफ लगा दे 1 अक्टूबर से। बीच में H1B वीजा ले आए। तो भैया आपने 100% टैरिफ लगा के हमको नुकसान नहीं पहुंचाया है, आप अपने ही देश में नुकसान पहुंचा रहे हैं। दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो आप ही क्या महंगे होंगे। अब कह रहे हैं जितने अमेरिकन कंपनीज इंडिया में है फार्मा फील्ड में, वो इंडिया छोड़ के अमेरिका है। और ये एक तरीके से वही है सर, प्रेशर गेम है, टेक्टिक है कि हम कैसे इंडिया को जो है सप्रेस करें, और फाइनली इंडिया ये कबूल ले कि अब हम भैया हम रशिया से अब कोई दोस्ती नहीं करना है। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये बुलिंग है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की, मोदी साहब का जो पेशेंस है उसको वो लगातार चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और फिर 2 दिन बाद कह देंगे मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो एक तरफ आप 100% टैरिफ लगा रहे हैं, फिर आप कहते हैं मोदी हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये कुल मिला के वही है सर, अपना एक प्रेशर टैक्टिक है कि हम इंडिया को कितना प्रेशराइज कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि भारत जो है रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद करे और अमेरिका से हथियार खरीदना शुरू कर दे और अमेरिका की लॉबी में आ जाए। अभी जो हम किसी लॉबी में नहीं रहते हैं, अब वो यही चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका का सपोर्ट कर दे, इंडिया अमेरिका के ग्रुप में आ जाए, और मोदी जो है वो ट्रम्प को कह दे भैया इनको नोबेल प्राइज दे दो। मोदी जी ने अभी तक कहा नहीं है, और यही उनको जो है इशू क्रिएट कर रहा है। और पाकिस्तान तो बार बार कह रहा कि दे दो। पाकिस्तान जानता है कि अगर ट्रम्प को मिल जाएगा नोबेल तो उसमें उसका कोई फायदा और नुकसान नहीं है, और नहीं मिलेगा तो भी कोई फायदा नुकसान नहीं है। बल्कि इसी बहाने कुछ अमेरिका से और एड ले लो, कुछ पैसा ले लो, कुछ मिलिट्री जो भी मिल जाए, कुछ इमदाद वो हो जाए तो अच्छा, वो अच्छा। तो अमेरिका की हेल्प इस तरीके से लेना चाहता है, और पाकिस्तान पास वो देने के लिए कुछ है नहीं, कुछ नहीं, न तो उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट है, न इंजीनियर्स है, न साइंटिस्ट, नथिंग, कुछ नहीं। फेल्ड डेमोक्रेसी, फेल्ड स्टेट। तो आपने देखा आज का द वर्ल्ड दिस वीक। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।